हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अपने लास्ट क्लास में हमने एमीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया था। अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन में जो सबसे पहला चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। ओके, तो हमें सबसे पहले ये चीज जानना है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। एसिड और बेस के बारे में तो हम क्लास 10 से 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, क्या होता है एसिड और बेस? इन जनरल कॉन्सेप्ट, अगर कोई सब्सटेंस aqueous सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है तो हम उसे एसिड बोलते हैं, और अगर कोई सब्सटेंस aqueous आयन में OH- आयन डोनेट करता है तो हम उसे बेस कहते हैं। ओके, लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट था। ओके, और इसको छोड़ के भी काफी सारे बेसिस होते हैं। तो आजकल हम बेस किसे मान रहे हैं? अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, अगर कोई सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो हम उसे बेस बोलते हैं। ओके, और कोई सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो हम उसे एसिड बोलते हैं। क्लियर? तो हम जो बोल रहे हैं कि बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, उसमें हम एमीन्स को बेस क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। एमीन्स क्या होता है? NH2 ग्रुप होता है। नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। उस इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन डोनेट करता है कोई दूसरे सब्सटेंस या दूसरे स्पीसीज को। ओके, क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए हमें एमीन को बेस बोलते हैं। ओके, आया समझ में? तो लिखते हैं, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे बेसिक नेचर ऑफ एमीन। बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। तो समझ में आया हम एमीन को बेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज एमीन में क्या होता है? एमीन्स पोजेस lone pair of electron on nitrogen atom which it can donate to a species. ओके, कोई भी स्पेसीज को अगर वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करता है, इसलिए हम एमीन्स को क्या कहते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि ये जो डोनेट करता है वो कैसे करता है? इन जनरल अगर हम वाटर के बारे में बात करेंगे तो हमें पता है कि एमीन्स जो होते हैं वो यूजुअली वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो एमीन्स को हम लेंगे, वो एमीन्स को अगर वाटर में सॉल्युबल करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करने को ट्राई करेंगे, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एमीन्स में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन किसको देगा? H+ आयन को। ओके, वाटर में H+ और OH- आयन होते हैं, और तो बहुत स्लाइटली सोल्यूबल, स्लाइटली आयोनाइजेबल होता है, बट H+ और OH- होते हैं। तो एमीन्स अपना नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो H+ को डोनेट करता है। ओके, तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे हम एक जनरल ले रहे हैं RNH2। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, RNH2 था, H+ आ रहा है, तो क्या बनेगा अभी? NH3। किसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? नाइट्रोजन ने डोनेट किया, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस वाटर से H+ चला गया, क्या बचा? OH-। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? तो यही है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें देखना है नाइट्रोजन के ऊपर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अभी कुछ कंपाउंड्स का बेसिक नेचर का कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो जो भी कंपाउंड्स का हम बेसिक नेचर का कंपैरिजन करेंगे, इसमें हमें ये देखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी कैसे रहता है। अगर ज्यादा रहता है तो ऑफकोर्स वो बेसिक नेचर का होगा,
अगर वो कम रहता है तो उसका बेसिक नेचर जो है वो कम रहेगा। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हमें देखना है। सेकेंड पॉइंट देखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेदर इट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग इट टू सम स्पेसीज और नॉट। ओके, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसे किसी को डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। ओके, ये दोनों चीज के ऊपर बेस करके हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कोई भी कंपाउंड्स के अंदर कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है। ओके, तो हेडिंग लिखो, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ of some compounds। ओके, तो कंपैरिजन में जो सबसे पहला कंपैरिजन हमें करना है वो बिटवीन एलिफेटिक एमीन्स एंड एमोनिया। ओके, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बिटवीन एलिफेटिक एमीन्स and ammonia। ओके, एलिफेटिक एमीन हम लेंगे और एक लेंगे एमोनिया। तो यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, वही चीज चेक करना है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी कैसा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, एमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं, NH3, और नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है क्योंकि नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ये यहाँ नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन में हम RNH2 जनरल फॉर्मूला है, RNH2, और नाइट्रोजन के ऊपर वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अभी हम इसको कंपेयर करेंगे, तो कैसे कंपेयर करेंगे, NH3 ये तो नॉर्मल जैसे होना था वैसे ही है, लेकिन जो R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, उसका प्लस आई इफेक्ट रहता है। ओके, प्लस आई इफेक्ट रहने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पुश करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर ये जो R है जो अल्काइल ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा रह जाएगा। ओके, अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो ऑफ कोर्स उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा कंपेयर टू एमोनिया, क्योंकि एमोनिया में ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, R ग्रुप अल्काइल ग्रुप जो है उसका क्या इफेक्ट रहता है, प्लस आई इफेक्ट रहता है। ओके, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे इन अल्काइल एमीन्स और यू कैन से एलिफेटिक एमीन्स, अब क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ lone pair of electron on nitrogen atom increases। ओके, इससे क्या होगा, बेसिक ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक नेचर।
ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह रहा है नाइट्रोजन के एटम के ऊपर, इससे बेसिक नेचर का जो स्ट्रेंथ हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि जो एलिफेटिक एमीन्स है दे आर मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं, सो एलिफेटिक एमीन्स आर stronger base than ammonia। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसे, हो गया। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट कंपैरिजन हम करने वाले हैं वो है नंबर 2, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन्स के केस में क्या रहेगा ऑर्डर, इसको समझने के लिए हम 3 थ्योरीज है जिसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है वो थ्योरीज, एक है हमारा, लिख लेते हैं, फर्स्ट है हमारा स्टेरिक फैक्टर। ओके, सेकेंड है सॉल्वेशन ऑफ आयन, थर्ड होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, ये तीनों को हम स्टडी करेंगे, 3 फैक्टर को, तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के बीच में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका स्ट्रेंथ कम है। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे और एक चीज बता के रखते हैं, अगर हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट से, ओके, उनके केस में B1 और इन वेपर फेज, याद रखना है ये दोनों फैक्टर, नॉन एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट है या फिर वेपर फेज है, उस केस में अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी का, देन टर्शियरी is greater than secondary, greater than primary, ये स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, सिर्फ नॉन एक्वस सॉल्वेंट और वेपर फेज के लिए। ओके, बाकी फेज के लिए अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एक्वस सॉल्वेंट ये है या फिर जो भी नॉर्मल है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। सो सबसे पहला फैक्टर जो है, यहाँ पे तो 2 लिखा है, ABC कर देते हैं। ठीक है, ABC, ए क्या है, स्टेरिक फैक्टर। तो ये स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर जो है वो बल्कीनेस होता है। ओके, साइज, लार्जेस्ट साइज या बल्कीनेस को हम स्टेरिक फैक्टर मानते हैं। इससे क्या होता है, हमें ये चेक करना है कि जो अल्काइल ग्रुप से उनका जो साइज है वो क्या है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे देखो हम यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो प्राइमरी में हम, प्राइमरी क्या होता है, RnH2 होता है, RnH2। ओके, ये प्राइमरी। नेक्स्ट R2NH, ये है सेकेंडरी, R3N, ये है टर्शियरी। शो ऐसे भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पहले से भी, और जो अल्काइल ग्रुप से इनसे क्या फर्क पड़ने वाला है, ड्यू टू देयर साइज। साइज से क्या होगा, जो देखो नाइट्रोजन के प्राइमरी एमीन को हम देखते हैं, नाइट्रोजन के एक साइड में हाइड्रोजन एटम है, दूसरे साइड में अल्काइल ग्रुप, तीसरी साइड में हाइड्रोजन एटम।
तो हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप को अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे जो बल्की ग्रुप है वो कौन है? अल्काइल ग्रुप होता है। ओके, तो प्राइमरी एमिन जो हम ले रहे हैं उसमें वन बल्की अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, कमिंग टू सेकेंडरी एमिन्स। सेकेंडरी एमिन्स में देखो यहाँ पे एक आर है अल्काइल ग्रुप जो बल्की ग्रुप है, यहाँ पे एक आर है अल्काइल ग्रुप जो बल्की ग्रुप है। सो सेकेंडरी एमिन में प्राइमरी एमिन के कंपैरिजन में बल्कीनेस या फिर स्टेरिक इफेक्ट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू टर्शियरी एमिन्स, देखो यहाँ पे एक बल्की ग्रुप, यहाँ पे बल्की ग्रुप, यहाँ पे बल्की ग्रुप। तो टर्शियरी एमिन में 3 बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है। ओके, सो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि हमारा काम क्या होता है। देखो इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया है लेकिन वो क्या होता है 3 डायमेंशनली अरेंज होके रहता है। ओके, सो जब भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबिलिटी है। सेकंड चीज हमने क्या बोला था कि वो इलेक्ट्रॉन को वो किसी को डोनेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ओके, सपोज H प्लस है या और कोई स्पेसीज है जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। ओके, एक्वा स्टेट में लेंगे तो H प्लस ही आएगा और जिसको नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो उस H प्लस क्या है, एमिन्स को अप्रोच करेगा। तो अभी हम देखेंगे कि अप्रोच जो करेगा अप्रोच का लेवल क्या है, वो इजी हो रहा है या फिर डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, वो कैसे पता चलेगा? देखो सपोज आप कहीं पे जा रहे हो किसी एक जगह पे, आपके हाथ से कुछ गिर गया तो क्या करोगे? उसको उठाओगे। तो जब उठाओगे अगर जगह खाली है तो इजीली उठा लोगे, झुक के उसको उठा लोगे। लेकिन सपोज कुछ क्राउडीनेस है यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोग प्रेजेंट है, तो अगर उसको उठाओगे तो क्या होगा? इतना इजी नहीं होगा। ओके, सपोज कहीं पे गिरा है उसको जाके उठाना है तो इजी नहीं होगा क्योंकि वहां पे क्राउड है, क्राउड को थोड़ा साइड करके उसको हटा के आपको उस जगह के पास पहुंचना है। ओके, कहीं एक ऐसी जगह पे सामान है जिसमें क्राउडीनेस बहुत ज्यादा है, पूरा भरा हुआ है चारों तरफ, ठीक है, उस केस में आपको उसके पास पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? इजी नहीं है, डिफिकल्ट है क्योंकि चारों तरफ जो है वो क्राउडीनेस है, जगह खाली नहीं है। तो वी हैव टू मेक आवर वे, हमें अपना रास्ता बनाना पड़ेगा कि कौन सी जगह से जाएंगे तो फिर हम उस जगह तक पहुंच पाएंगे। भीड़ को साइड करते हुए, भीड़ को चीरते हुए हमें जाके उस जगह पे पहुंचना है। सेम इज द केस फॉर एमिन्स एंड H प्लस आयन। अगर H प्लस आयन को नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लाना है तो वो क्या करेगा? उसको नाइट्रोजन के पास जाके पहुंचेगा तभी जाके उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ओके, सो प्राइमरी एमिन में क्या है सिर्फ एक बल्की ग्रुप है, क्राउडीनेस कम है, तो कंपैरेटिवली H प्लस जो है वो इजीली वहां तक पहुंच पाएगा, उसको अप्रोच कर पाएगा। सेकेंडरी एमिन के पास क्या होता है, यहाँ पे बल्कीनेस या क्राउडीनेस जो है वो ज्यादा है, इससे क्या होगा? अप्रोच जो करेगा H प्लस उसको थोड़ा डिफिकल्टी होगा। टर्शियरी एमिन में क्राउडीनेस बहुत ज्यादा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो H प्लस आयन उसको अप्रोच करेगा उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि क्राउडीनेस है, ठीक है, तो उसको जगह निकाल के उसको उसके पास पहुंचना है। ठीक है, तो बेसिक नेचर में स्टेरिक फैक्टर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी H प्लस आयन जैसा है, कोई भी स्पीसीज है जिसको नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है, नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इजीली तभी जाके वो उसका बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा है इजीली तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस हिसाब से H प्लस को नाइट्रोजन एटम जो है कौन से केस में इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? प्राइमरी केस में, क्योंकि क्राउडीनेस ज्यादा है, इजीली डोनेट कर सकता है मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी उसका ज्यादा होगा। सो जो बेसिक नेचर का ऑर्डर हम निकालेंगे वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा प्राइमरी में। सेकेंडरी में डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू प्राइमरी। ओके, तो उसका बेसिक नेचर मतलब उसका जो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ा कम रहेगा। सो देन सेकेंडरी। और टर्शियरी तो पूरा क्राउडीनेस है, ओके, तो उसको अप्रोच करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो वो इलेक्ट्रॉन अपना जो नाइट्रोजन डोनेट कर पाएगा उसका भी चांस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। सो
टॉर्शियरी अमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, मतलब बेसिक नेचर का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। ओके, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है। चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे। हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर हमारा क्या था, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन ऑफ आयंस में हमें क्या करना है, हमें अमीन को क्या करना है, वाटर में हम उसको ऐड करेंगे। ओके, एमीन्स जब वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, एमीन्स जब वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, H प्लस जो है वो एमीन के पास आएगा, नाइट्रोजन जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो उससे H प्लस को डोनेट करेगा। ओके, सो ये है यही एमीन करेगा H प्लस के साथ। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, अच्छा पहले एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या चेंजेस होता है। फर्स्ट है प्राइमरी अमीन्स में, when amine is dissolved in water, it gets protonated। ओके, प्रोटोनेटेड होता है कैसे, फर्स्ट प्राइमरी अमीन लेंगे RNH2 प्लस, वाटर रहेगा, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, उस केस में क्या होगा, H प्लस नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, RNH2 था, H प्लस आया, NH3 बना प्लस। ओके, प्लस वाटर से H प्लस चला गया, कौन रहा, OH माइनस। ये था हमारा प्राइमरी अमीन। ओके, सेकेंडरी अमीन क्या होता है, R2NH प्लस, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यहाँ से H2 से H प्लस आएगा, क्या बनेगा, R2NH था, H प्लस आया, NH2 प्लस बना, प्लस OH माइनस तो है, बचा हुआ है, ये है हमारा सेकेंडरी अमीन। नेक्स्ट R3N टॉर्शियरी अमीन, वाटर के पास साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस आ जाएगा, R3N था, H प्लस आ गया, R3NH प्लस, प्लस वाटर से H प्लस गया, क्या बचा, OH माइनस। तो ये है हमारा टॉर्शियरी अमीन। ओके, सो प्राइमरी सेकेंडरी और टॉर्शियरी अमीन जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो इस तरह अपना आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ये तो हो गया, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो प्रोटोनेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है कि जो नाइट्रोजन एटम है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रोटोनेटेड आयन्स है वो क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ओके, क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन होने से क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होने से एनर्जी रिलीज होता है। ओके, ये पता होगा आपको कि कोई भी कंपाउंड का अगर एनर्जी जो है वो हायर है तो वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, जब वो अपना एनर्जी लूज कर देता है, उसका एनर्जी कम हो जाता है, तभी उसका स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, सो एनर्जी जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। ओके, तो हमें करना क्या है, अच्छा नेक्स्ट चीज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है कि कैसे बॉन्ड कर रहा है, कितना बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, जितना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जो बात बता रहे हैं उससे ध्यान से सुनो, बुक में से समझ में नहीं आएगा। ओके, जितना बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उतना एनर्जी रिलीज होगा, जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना स्टेबिलिटी ऑफ द स्पेसेस जो है वो इंक्रीज होगा, उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ओके, तो हमें चेक करना है कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब देखो यहाँ पे ये एक आयन बना, ये एक आयन बना, ये एक आयन बना, तो इनका स्टेबिलिटी हमें चेक करना है। क्यों चेक करना है, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों चेक करना है, अगर
मान लो ये वाला जो है आयन, अगर ये स्टेबल हुआ, ज्यादा स्टेबल हुआ तो ऐसे रहेगा। अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वापस एमीन और वाटर में चला जाएगा। ठीक है, हमें स्टेबिलिटी चेक करना है कि ये आयन ज्यादा स्टेबल है या एमीन ज्यादा स्टेबल होता है। अगर ये आयन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट जो कर रहा है उसके बाद एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है H+ को, जिससे एक स्टेबल स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर वो स्पीसीज जो फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल है, इसका मतलब नाइट्रोजन अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अच्छे से डोनेट कर पा रहा है नाइट्रोजन, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ओके, सपोज ये वाला जो आयन है वो आयन स्टेबल नहीं हो रहा है। स्टेबल नहीं हो रहा है तो क्या होगा, H+ अलग हो जाएगा, फिर RNH2 बन जाएगा, H+ अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो उसको डोनेट नहीं कर पा रहा है H+ को। ओके, सॉरी, नाइट्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो H+ को डोनेट नहीं कर पा रहा है। अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ओके, आया समझ में? हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि एमीन्स अपना इलेक्ट्रॉन अच्छे से डोनेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन अच्छे से डोनेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक स्टेबल कैटायन फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, स्टेबल कैटायन है, कौन है ये तीनों में से, वो हमें चेक करना है। जिसका कैटायन ज्यादा स्टेबल है उस एमीन का बेसिक नेचर ज्यादा है। ओके, जिसका कैटायन ज्यादा स्टेबल है उस एमीन का बेसिक नेचर ज्यादा है। कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ओके, ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो उसका खुद का एनर्जी कम रहेगा और वो स्टेबल बनेगा। ओके, अगर कोई कम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो कम एनर्जी लूज करेगा, कम एनर्जी रिलीज होगा मतलब उसके खुद के पास ज्यादा एनर्जी है। अगर खुद के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, वो लेस स्टेबल होता है। तो लास्ट हम बता रहे हैं हमें क्या चेक करना है, आयंस का स्टेबिलिटी चेक करना है कि वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कितने मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा पहला प्राइमरी कैटायन। इसको यहाँ पे लिखते हैं RNH3 है, H। ओके, अभी क्या आएगा, प्लस चार्ज है जो कि नाइट्रोजन के ऊपर है। ओके, अभी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये सो क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, तो क्या होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, सो वो 3 तो हाइड्रोजन बना सकते हैं। ठीक है, 3 तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये सब क्या है, ये सब है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है, ये है, ये वाला भी है। ओके, ये सब है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट, ये किसके लिए हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम प्राइमरी एमीन से जो आयन रिलीज हुआ है, उसके लिए बनाए हैं। नेक्स्ट, अभी सेकेंडरी का चेक करेंगे। सेकेंडरी क्या है, R2NH2, RNRH2। इस हाइड्रोजन के पास वाटर मॉलिक्यूल आएगा, इस हाइड्रोजन के पास भी वाटर मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, जितना हाइड्रोजन है
उतना बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हो। सो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये किसका है? ये सेकेंडरी एमिन जो आयन फॉर्मेशन क्या है उसके लिए है। ठीक है, तो प्राइमरी का हो गया, सेकेंडरी का हो गया। अभी हम देखेंगे टर्शियरी एमिन का। टर्शियरी का क्या स्ट्रक्चर होता है? R3NH+। एक मिनट, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर हमने चार्ज नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टर्शियरी का क्या होता है? R3NH, N R R R H। तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल है जो कि इन्हें अप्रोच करेगा। सो ये है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अभी देखो प्राइमरी में क्या हुआ? प्राइमरी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। यहाँ पे एक हुआ, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। अगर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है मतलब वो उसके पास खुद के पास कम एनर्जी बचा है और वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है सेकेंडरी में? यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, मतलब प्राइमरी के कंपैरिजन में कम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो प्राइमरी के कंपैरिजन में कम एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, तो प्राइमरी के कंपैरिजन में वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, कौन? सेकेंडरी। नेक्स्ट ये है हमारा टर्शियरी। टर्शियरी में कितना है? सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका मतलब सेकेंडरी के कंपैरिजन में टर्शियरी का क्या होगा? कम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो एनर्जी भी कम रिलीज करेगा। कम एनर्जी रिलीज करेगा तो खुद के पास ज्यादा एनर्जी रहेगा और उससे उसका स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगा। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेशन ऑफ आयंस फैक्टर, अगर हम बेसिसिटी ऑर्डर निकालेंगे तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा? बेसिसिटी ऑर्डर होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। प्राइमरी आयन जो है वो ज्यादा, प्राइमरी एमिन्स वो ज्यादा बेसिक होंगे, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसे। जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट थ्योरी, वो है हमारा प्लस आई इफेक्ट। ओके, इससे क्या होता है? इससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का स्ट्रक्चर लेके देखेंगे। सो RNH2 ये प्राइमरी होता है, RNH2 ये हो गया हमारा प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होता है? R2NH, R2NH। टर्शियरी R3N। ओके, ये हो गया टर्शियरी। तो यहाँ पे हर एमिन्स जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, वहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है। हमें पता है कि अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट रहता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, सो अगर हम प्राइमरी में आएंगे तो प्राइमरी में एक अल्काइल ग्रुप है, वो उसका कुछ प्लस आई इफेक्ट रहेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ रिलीज करेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास तो पहले से ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में प्रेजेंट है। नेक्स्ट जब हम सेकेंडरी को आ रहे हैं, सेकेंडरी में क्या हो रहा है? एक अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दूसरा अल्काइल ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। इसका मतलब सेकेंडरी में प्राइमरी एमिन के कंपैरिजन में सेकेंडरी एमिन के नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा रहता है। ओके, टर्शियरी में देखो 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें
सेकेंडरी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी जो है नाइट्रोजन एटम के ऊपर वो और भी ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा टर्शियरी में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी का आता है, नेक्स्ट आता है प्राइमरी का। प्राइमरी में तीनों के कंपैरिजन में लीस्ट अवेलेबिलिटी है। ओके, तो अगर हम ये फैक्टर को मान रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबिलिटी जितना इजी रहता है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है जितना इजीली, उसका जो नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है एमिन का, वो ज्यादा रहता है। सो डिपेंडिंग ऑन द प्लस आई इफेक्ट, ओके, डिपेंडिंग ऑन द प्लस आई इफेक्ट, अगर हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो वो क्या होगा, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ओके, तो सबसे पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला फैक्टर हमने पढ़ा हुआ है स्टेरिक इफेक्ट का, जिसमें ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आ रहा है प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। नेक्स्ट हमने पढ़ा सॉल्वेशन ऑफ आयंस, जिसमें भी प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी आ रहा है। अभी हम पढ़ रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, जिसमें ऑर्डर जो है वो ऑपोजिट आ रहा है, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ओके, सो तीनों फैक्टर को ऐड होगा, कंबाइनिंग इफेक्ट आएगा। मेनली वो डिपेंड करता है कि आप अल्काइल ग्रुप क्या चूज कर रहे हो। ओके, अल्काइल ग्रुप जो चीज चूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करके सारे फैक्टर्स का कुछ एक कंबाइनिंग इफेक्ट आता है। ओके, सो अगर हम देखेंगे फ्रॉम कंबाइनिंग इफेक्ट of all three factors, क्या होगा, अगर हम इथाइल अमीन को कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो हमारा ऑर्डर आएगा सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन अमोनिया। ये किसके लिए है, ये है इथाइल अमीन्स के लिए। ओके, और अगर हम मिथाइल अमीन को कंसिडर करेंगे तो सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन अमोनिया। ये किसके लिए है, ये है मिथाइल अमीन के लिए। ओके, कॉम्बाइंड इफेक्ट है, और ये जो हम फ्रेंड बता रहे हैं, ये जो हम ऑर्डर बता रहे हैं, वो हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इथाइल अमीन का अलग है, मिथाइल अमीन का अलग है। तीनों फैक्टर को मिला के मेन चीज है कि आप कौन सा अल्काइल ग्रुप वहां पे ले रहे हो, उसके ऊपर बेस्ड करके हमारा जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो अलग अलग आता है। ओके, आई समझ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चलो लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, comparison of basic strength of ethyl amine and aniline, और हम लिख सकते हैं एलिफेटिक amines and aromatic amines। ओके, तो एलिफेटिक एमिन और एरोमेटिक एमिन, इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इन जनरल अगर हम लेंगे एलिफेटिक एमिन्स, उसको लेंगे RNH2। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, क्योंकि एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप है, सो वो और भी इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी तो नॉर्मली है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एरोमेटिक एमिन, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं एनिलीन का, C6H5NH2 का। ओके, तो क्योंकि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे रेजोनेंस तो चलता रहता है, तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखना होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एनिलीन का। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। ओके, इसमें क्या होता है देखो, इसमें बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे तो हमें बॉन्ड शो करना है डबल बॉन्ड, ओके, क्योंकि बॉन्ड का शिफ्टिंग दिखाना है। सिंगल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये है सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट हमें पता है एरोमेटिक कंपाउंड से, तो यहाँ पे जो ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग में, उसका वहां पे हमेशा डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ गया, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, ओके। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, पहले से एक बॉन्ड था, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड NH2। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, अभी नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के ऊपर आ गया है, बाकी जो जैसा है वैसा रख देते हैं, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में आएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई मतलब डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनका पोजीशन जो है वो चेंज होता रहता है। हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और वहां पे जो बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ था इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया है, ओके। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास जा रहा है। नेक्स्ट डबल बॉन्ड NH2 प्लस है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, यहाँ पे साइड का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है, सो वो अभी यहाँ पे पाई बॉन्ड करेगा फॉर्मेशन, और इसका पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, NH2 बॉन्ड ब्रेक हो गया, नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, ओके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को वापस मिल गया। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, ठीक है। अभी देखो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, फिफ्थ स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, बट इन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वो अवेलेबल रहेगा क्या, उल्टा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, नाइट्रोजन का चार्ज अभी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर देख रहे हैं कि हम 5 स्ट्रक्चर में से 3 स्ट्रक्चर्स में चार्ज नाइट्रोजन का पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन उसके पास शॉर्टेज है, ओके, तो उस केस में क्या होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो डोनेट कैसे करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी अच्छा नहीं आएगा, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एलिफेटिक एमिन्स के केस में तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है ऑलरेडी, सो एलिफेटिक एमिन्स आर stronger base than aromatic amines, ओके। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इथाइल एमिन्स स्ट्रॉन्गर बेस देन, इथाइल एमिन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन, ओके। ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हेडिंग लिखो, इफेक्ट ऑफ substituent on basicity of aniline, effect of substituent on basicity of aniline, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, एनिलीन पता है बेंजीन रिंग में NH2 ग्रुप अटैच है, ठीक है।
तो हम वहाँ पे बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट एटम हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हमें उसे लगाना है। तो फिर चेक करना है कि बेसिसिटी में क्या चेंजेस आ रहा है, एनिलीन का बेसिसिटी ज्यादा है या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड बना हुआ है उसका बेसिसिटी ज्यादा है। ओके, तो इसका कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? पहला है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ओके, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं अगर हम उसे अटैच कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम बेंजीन रिंग में अटैच करेंगे, देखो ये तो एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ओके, तो यहाँ पे जो बाकी की जगह बचे हुए हैं इसमें कहीं पे अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर लिया तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिंग से विड्रॉ करेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को रिंग से विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा रिंग को। ओके, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन के ऊपर कम हो रहा है इसका मतलब बेसिक नेचर भी कम हो जाएगा। ओके, सो अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले रहे हैं तो बेसिसिटी नेचर ऑफ एनिलीन जो है वो डिक्रीज करेगा। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ले रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, कहाँ पे, रिंग में रिलीज करेगा। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन सफिशिएंटली अवेलेबल है तो नाइट्रोजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी रहता है इसका मतलब द कंपाउंड इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, ऐसे समझ में क्या बोले हमने, फिर लिख लेते हैं यहाँ पे B1 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, अच्छा कौन कौन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हाइड्रोजन से सियानाइट है, नाइट्रो ग्रुप है, एटसेट्रा। ओके, ये सब क्या करते हैं, चेन से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, इससे बेसिसिटी ऑफ एनिलीन डिक्रीज करता है। और हम बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एमीन्स डिक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ओके, OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप हो सकता है, NH2 एमीन ग्रुप हो सकता है, एटसेट्रा। ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, चेन रिंग को रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी रहेगा, सो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एमीन्स इंक्रीजेस। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, सपोज एक क्वेश्चन है कि कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, क्या दिया है, एनिलीन है और एक में एनिलीन में यहाँ पे पारा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, ओके, और एक में एनिलीन में पारा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। तो हमें पूछ रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ इन तीनों का कंपेयर करो, तो हम क्या करेंगे, एनिलीन का कुछ रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम रहता है बट कुछ रहेगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कब होगा,
जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर का अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी कब ज्यादा होगा, जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहे, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहने से, अच्छा इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहने से नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ओके। ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने से ज्यादा बेसिक होगा। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी कम रहेगा। तो हमें चेक करना है इनमें से कौन सा क्या ग्रुप है। पहला तो एनिलीन है, ओके। नेक्स्ट है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या है, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे है, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। तो एनिलीन का जितना होगा उससे भी इसका पैरानाइट्रो एनिलीन का और भी कम होगा। यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल क्या है, आर अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो एनिलीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि मिथाइल एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए 3 जो है 3rd स्ट्रक्चर का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसके बाद एनिलीन का आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा पैरानाइट्रो एनिलीन का, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को और भी ले जा रहा है, ठीक है। ऐसे समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो, इससे हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बेस्ड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट रहता है, किसका रहता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, ओके। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट रहता है, या फिर बेस वीकनिंग इफेक्ट किसका रहता है, बेस को वीक कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो वो बेस को वीक कर रहा है, ठीक है। तो बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट of electron releasing group and base weakening effect electron withdrawing group, ये दोनों ही जो इफेक्ट है वो मोर प्रोनाउंस्ड है एट पारा पोजिशन, ओके, आर मोर प्रोनाउंस्ड एट पारा पोजिशन compared to मेटा पोजिशन, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर पारा पोजिशन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसका वो इफेक्ट जो है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। और अगर पारा पोजिशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है तो उसका जो बेस वीकनिंग इफेक्ट है वो ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू मेटा पोजिशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एनिलीन लेंगे, ओके, और यहाँ पे पारा पोजिशन में हमने लगाया मिथाइल ग्रुप, ये है फर्स्ट कंपाउंड, और एनिलीन लेंगे, उसका मेटा पोजिशन में हमने मिथाइल ग्रुप लगाया है, ये है हमारा सेकेंड कंपाउंड, ओके। तो वी हैव टू कंपेयर, हमें कंपेयर करना है दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ का, ओके। तो CH3 क्या ग्रुप होता है, CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो CH3 तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दोनों में ही लगा हुआ है, तो ज्यादा मतलब वो बेस को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो नाइट्रोजन के ऊपर भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है, बेस ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहता है। सो दोनों ही बेस को स्ट्रेंथनिंग करेंगे, लेकिन बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है, कौन पावरफुल होगा, पारा पोजिशन वाला, ओके। सो
यहाँ पे इसका नाम क्या है, ऑर्थोटोल्वेजिन। और इसका नाम सॉरी मेटाटोल्वेजिन। ठीक है, तो क्योंकि इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, सो 1 ग्रेटर देन 2, पारा में मोर प्रोनाउंस्ड है इसका इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, अभी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेंगे। NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 लगा देंगे पारा पोजीशन में। ठीक है, और यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 लगा देंगे मेटा पोजीशन में। ये हमारा पारा नाइट्रो एनिलीन और ये है मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड, ये हमारा सेकेंड कंपाउंड, इसका ज्यादा था। अभी देखो NO2 क्या ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर देता है, बेस को वीक बना देता है, वीकर बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही जगह पे NO2 लगा हुआ है, दोनों का ही बेस वीकनिंग इफेक्ट है। एक पारा पोजीशन में लगा हुआ है, एक मेटा पोजीशन में लगा हुआ है। ठीक है, सो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जो पारा पोजीशन में है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। पारा पोजीशन में इफेक्ट ज्यादा होगा मतलब वो बेस को ज्यादा वीक कर देगा। ओके, मेटा पोजीशन में थोड़ा कम वीक करेगा कंपेयर टू पारा पोजीशन। आए समझ में, पारा पोजीशन में है तो बेस को ज्यादा वीक करेगा, मेटा पोजीशन में है तो बेस को कम वीक करेगा। तो अगर ये दोनों का स्ट्रेंथ हम कंपैरिजन करेंगे तो सेकेंड कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा फर्स्ट कंपाउंड से। ओके, मतलब मेटा नाइट्रो एनिलीन का ज्यादा रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन टू पारा नाइट्रो एनिलीन। ओके, आए समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स जो है वो एनिलीन्स से लेस बेसिक होते हैं। ओके, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑर्थो पोजीशन में आप कोई भी ग्रुप लगा लो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा लो, उसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो एनिलीन से कम हो जाता है। ठीक है, आया समझ में क्या बोल रहे हैं, एनिलीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन में हम कोई भी ग्रुप लगा ले, कोई भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। ठीक है, कोई भी ग्रुप अगर हम लगाते हैं ऑर्थो पोजीशन में तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो एनिलीन से कम हो जाता है। ओके, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ओके, आई समझ में क्या हो रहा है, चलो इस सबको मिला के एक क्वेश्चन बनाते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सारा ले रखा है, देख लेते हैं क्वेश्चन है, ऐसे लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या लेंगे, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो सपोज हमने यहाँ पे लिया है एनिलीन, और उसके बाद एनिलीन का ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल, एनिलीन का मेटा पोजीशन में मिथाइल, एनिलीन का पारा पोजीशन में मिथाइल। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4।
ओके, सो हमें बेसिसिटी चेक करना है। ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है CH3, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान से देखना है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, एनिलीन का इंक्रीज करते हैं। तो अगर CH3 ग्रुप लग रहा है तो उनका बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट, ऑर्थो पोजीशन में रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से कम होगा। कोई भी ग्रुप ले लो, ऑर्थो पोजीशन में रहता है तो बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से कम रहता है, तो एनिलीन से कम रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन में है। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है मेटा और पारा पोजीशन में, इसीलिए यहाँ पे उनका जो स्ट्रेंथ है वो एनिलीन से ज्यादा रहेगा। ओके, किसका ज्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, बेस के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर लगा रहा तो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। इफेक्ट कहाँ पे मोर प्रोनाउंस रहता है, पारा पोजीशन में। पारा पोजीशन में मोर प्रोनाउंस रहता है, मतलब पारा पोजीशन में अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ओके, यहाँ पे NH3 लिख लिया, NH2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसका मतलब पारा पोजीशन वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू मेटा पोजीशन, वो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू एनिलीन, और क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में कुछ भी लगे एनिलीन से वो वीकर रहेगा। तो द ऑर्डर इज 4 3 1 2। ओके, हो गया। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी लगाएंगे, निकालेंगे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेंगे। एनिलीन फर्स्ट कंपाउंड, देन ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप सेकेंड कंपाउंड, मेटा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप थर्ड कंपाउंड, पारा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप फोर्थ कंपाउंड। ओके, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं रिंग से, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो एनिलीन से बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगा। किसका कम रहेगा, जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे उनका एनिलीन से बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगा। ओके, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है सबका एनिलीन से बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगा, तो एनिलीन जो है वो सबसे ज्यादा है उसका बेसिक स्ट्रेंथ। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो क्यों, क्योंकि विथड्रॉइंग ग्रुप उसका कम कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि जो हमारा क्या है, ऑर्थो पोजीशन में जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका बेसिक स्ट्रेंथ लीस्ट रहता है। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन में जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका बेसिक स्ट्रेंथ लीस्ट रहता है, तो सबसे कम रहेगा ऑर्थो पोजीशन का। हो गया। नेक्स्ट है कंपेयर करेंगे बिटवीन मेटा एंड पारा। पारा पोजीशन में इफेक्ट मोर प्रोनाउंस रहता है, ठीक है, कंपेयर टू मेटा पोजीशन। तो नाइट्रो ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप है, बेस को वीक बनाता है। तो अगर पारा पोजीशन में रहेगा तो वो बेस को ज्यादा वीक बनाएगा कंपेयर टू मेटा पोजीशन। ओके, पारा पोजीशन में रहेगा तो बेस को ज्यादा वीक करेगा, और मेटा पोजीशन में रहेगा तो उससे थोड़ा अच्छा बेस रहेगा। ठीक है, सो पारा में ज्यादा वीक है कंपेयर टू मेटा पोजीशन। ओके, तो हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है, एनिलीन का सबसे ज्यादा रहा। नेक्स्ट लास्ट में कौन है, लास्ट में ऑर्थो है, मेटा का मेटा क्या है, 3 है। ओके, पारा 4, ठीक है। तो नेक्स्ट है पारा ज्यादा वीक कर देगा तो वो यहाँ पे रहेगा, मेटा उसके ऊपर रहेगा। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहा। ओके, चलो लिख लो इसे। हो गया।
तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, और अपने नेक्स्ट क्लास में हम ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन को कंटिन्यू रखेंगे। सो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।